गुड इवनिंग। तो हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे थे। और टर्मिनल वेलोसिटी हमारी ये थी 2/9 ρ1 माइनस ρ2 आर स्क्वायर ऊपर था, जी ऊपर था और थीटा नीचे था। ठीक है, ये था। अब एक मैंने बताया था कि यहाँ पे जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ठीक है, अब इस पे जैसे एक एग्जांपल देखो। एक वाटर ड्रॉपलेट है, उसकी विस्कस मीडियम में टर्मिनल वेलोसिटी वी नॉट दे रखी है। अब ऐसी 8 ड्रॉप मिलके एक सिंगल ड्रॉप बनाती हैं। ठीक है, 8 ड्रॉप्स ये कंबाइन होके एक सिंगल ड्रॉप बनाती है। इस सिंगल ड्रॉप की फिर टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी, तुमसे ये पूछा था। ठीक है, और ये जो 8 ड्रॉप्स थी इंडिविजुअली, इनकी टर्मिनल वेलोसिटी वी नॉट दे रखी थी। हाँ, ध्यान रखना। अब मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा कि वॉल्यूम्स को इक्वेट करके बड़ी ड्रॉप की रेडियस निकालनी होगी, बस हो गया। एक बात बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब इक्वल टू तुम्हें लग रहा है 8 टाइम्स 4/3 पाई छोटा आर क्यूब होगा। बता गोपी, मैंने वॉल्यूम्स को इक्वेट किया, क्यों? इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम को इक्वल किया। मेका बता, समझ में आया? वॉल्यूम्स को इक्वेट करके मैं बड़ी ड्रॉप की जो है रेडियस निकालूंगा, बस हो गया। ये 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल हो गया। तो यहां से देख, बड़ी ड्रॉप की जो रेडियस आ गई वो 2r आ गई। क्यों? मतलब डबल आ गई। और टर्मिनल वेलोसिटी अभी हमने देखा था प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर है। क्यों? नहीं है, मतलब रेडियस का स्क्वायर है। तो इसका मतलब नई टर्मिनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बता जो है, वी टी डैश, ये 4 टाइम्स हो जाएगी, तो 4v0 हो जाएगी। समझ में आ गया गोपी? गोपी, समझ में आया कि वॉल्यूम्स को इक्वेट करके बड़ी ड्रॉप की वो निकालोगे जो है। अब चलते हैं दूसरी बात। ये बताओ, उस वाले फॉर्मूले में जो ρ1 था वो तो ड्रॉप की डेंसिटी थी, और जो ρ2 था वो मीडियम की डेंसिटी थी ना। अब अगर मीडियम एयर हो तो तुम जानते हो कि जो डेंसिटी ऑफ एयर होती है वो काफी छोटी होती है ना। समझ में आया बताओ? एयर की डेंसिटी काफी कम होती है। ठीक, इसका मतलब तुम ρ2 को टेंडिंग टू जीरो भी ले सकते हो, ध्यान रखना जो है। गोपी, समझ में आ रहा है कि अगर मान ले मीडियम एयर हो तो फिर रूट टू तो को जीरो भी ले सकते हो। तो उस केस में जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो फिर सीधे सीधे 2/9
रो 1 आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा हो जाएगा। बता गोपी, समझ में आई बेटा? तेरे बात नहीं आई? ठीक है, ये हो जाएगा। गुड इवनिंग। लेकिन रो टू के जीरो होने का मतलब कईयों को कंफ्यूजन हो जाता है बेटा। रो टू के जीरो होने का मतलब ये है कि अपथ्रस्ट जीरो हो गया, लेकिन विस्कस फोर्स जीरो नहीं होगा। हाँ, ध्यान रखना। समझ में आया? कहीं तुम ये सोचो कि रो टू जीरो ले लिया तो क्या होगा, जब अपथ्रस्ट जीरो हो गया, विस्कस फोर्स जीरो नहीं होगा। और टर्मिनल वेलोसिटी में क्या होगा बताओ, जो है एट टर्मिनल वेलोसिटी वेट की जो वैल्यू आएगी, समझ गए ना? जो वेट होगा वो किसके इक्वल होगा? वो विस्कस फोर्स के इक्वल होगा। उज्जवल, समझ में आया? कि अगर मान ले विस्कस मीडियम एयर हो तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि एयर की डेंसिटी को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो उस केस में अपथ्रस्ट जीरो होगा, विस्कस फोर्स जीरो नहीं होगा। ठीक। तीसरी बात, कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है ना कि रो मीडियम, वो रो ड्रॉप से ज्यादा हो जाए और रो टू ग्रेटर देन रो वन हो जाए। क्यों? तो उस केस में जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो निगेटिव आएगी। क्यों? नहीं, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी निगेटिव आएगी, और निगेटिव आने का मतलब ऊपर को हो जाएगी, बस हो गया। क्यों? नहीं है, टर्मिनल वेलोसिटी तुम्हें ऊपर को मिलेगी। ठीक। और अगर रो टू रो वन से ज्यादा है, इसका मतलब जो अपथ्रस्ट रहा होगा वो फिर वेट से ज्यादा रहा होगा। क्यों? इसका मतलब बॉल ऊपर को मूव कर रही होगी। तो इक्वेशन कुछ ऐसे होगी ना, देखो, अपथ्रस्ट ऊपर, वेट नीचे, लेकिन वेलोसिटी भी ऊपर। क्यों? तो फिर विस्कस फोर्स नीचे। ये फिगर बनेगी, ध्यान रखना जो है। और इस केस में टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या इक्वेशन होगी बताओ, जो है एट v इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी। अपथ्रस्ट किसके इक्वल होगा बता, जो है अपथ्रस्ट होगा W प्लस विस्कस फोर्स, ये कह ले। और विस्कस फोर्स मैंने बताया था 6 पाई ईटा आर वी के इक्वल होगा। गोपी, समझ में आया बेटा? ये बता जो है। क्यों? पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर रो टू की वैल्यू रो वन से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है टर्मिनल वेलोसिटी ऊपर को आएगी। तो उस केस में तुम ये भी कह सकते हो कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो ऐसे भी लिख सकते हो ना, फिर 2/9 रो टू माइनस रो वन कर दो, बस हो गया। रो टू माइनस रो वन आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा। क्यों? ये हो गया, लेकिन ये ऊपर को लिख देना, बस हो गया। ये कह या तो मेरे ख्याल से टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में चीजें पता चल गई होंगी। अच्छा, एक चीज और है उज्जवल, ये जो हम विस्कोसिटी पढ़ रहे हैं और आगे चल के जो हम सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा जो लॉजिकल क्वेश्चन मिलते हैं ना, वो या तो यूरोप में है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो उनकी सीरीज भी जरूर देख लेना। वैसे तो सारे क्वेश्चंस की देखोगे, लेकिन वहां पे थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करना। जब वहां पे मैं विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन के क्वेश्चंस करवा रहूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इरोडो, तो उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं जी। ठीक, उसको जरूर देख लेना। अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज सरफेस टेंशन। तो एक तरीके से देखा जाए तो देखो, विस्कोसिटी में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, वो ध्यान रखना।
विस्कोसिटी में मेनली तीन चीजें हैं, बस हो गया। एक तो F इक्वल टू ईटा ए वेलोसिटी ग्रेडियंट, गोपी समझ में आया। दूसरा F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, बस इसी के चारों ओर कहानी घूमती है। और एक टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 ρ1 - ρ2 r²g/ईटा। बस मेन इसी पे फोकस करना है तुम्हें, इन तीन इक्वेशंस पे फोकस करना है विस्कोसिटी में। यार वो एक्चुअली में यूट्यूब में ही देख ले, डिस्ट्रैक्शन क्या होता है उसमें। उसमें तो बल्कि ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है यूट्यूब में, उसमें तुम स्पीड बढ़ा सकते हो जो है ना। यूट्यूब में तो ज्यादा बढ़िया है ना, उसको वहां भी मैंने सिस्टमेटिक तरीके से लगाया हुआ है। यूट्यूब में भी अगर तू देखेगा तो सिस्टमेटिक लगाया हुआ है, उसमें डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, सेम ही तो है, कोई वहां पे लाइव थोड़ी रहता है जो है, कुछ भी जो है नहीं। अब चलते हैं सरफेस टेंशन। वो तो अगर लाइव क्लास हो तब मैं मानता हूँ तेरी बात, वहां पे अगर लाइव क्लास हो तो वो रहता है बेटा जो है सरफेस टेंशन। सबसे पहली बात स्केलर होगी, हाँ। दूसरी बात इसकी जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर या फिर जूल पर मीटर स्क्वायर होती है। अच्छा दोनों एक ही है ना देखा जाए तो, देख कैसे, न्यूटन मीटर कर दे अपॉन मीटर स्क्वायर कर दे, तो अब देख जरा, न्यूटन मीटर जूल नहीं हो गया बता जो है, ये हो गया जो है, क्यों, सरफेस टेंशन ये हो गया। तीसरी बात, ये लिक्विड के फ्री सरफेस की प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड। ज्वेल, यस सर। आधी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी प्रॉपर्टी है बेटा जो है, ये वाले वर्ड, और वो भी लिक्विड, गैस की नहीं है, ध्यान रखना। मतलब तुम ऐसा मत सोचो ना कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, लिक्विड की फ्री सरफेस की प्रॉपर्टी है, ठीक। अब तुम कहोगे फ्री सरफेस किसे कहोगे, नहीं है, दिमाग में अगला क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि फ्री सरफेस किसे कहोगे। फ्री सरफेस हम उसे कहते हैं जो ओपन टू एटमॉस्फेयर या फिर ओपन टू सम गैस हो, बस हो गया, ये ध्यान रखना। फ्री सरफेस का मतलब ओपन टू एटमॉस्फेयर। मैं फिगर बनाऊंगा तब तेरे को अपने आप समझ में आ जाएगा। ओपन टू एटमॉस्फेयर और ओपन टू सम गैस, मतलब यहां पे तुम्हें ये प्रॉपर्टी दिखने को मिलेगी, हाँ ध्यान रखना। एटमॉस्फेयर में जो ओपन हो या फिर गैस में ओपन हो, एग्जाम्पल देखो तब क्लियर होगा। देखो मान लो इसमें ये लिक्विड है, तो ये तुम्हें फ्री सरफेस नहीं दिख रही, बता बता, यहां पे दिखेगा ये। इसी टाइप से मान ले ये वाटर की ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप, तो ये बता, ये तेरे को फ्री सरफेस दिख रही है कि नहीं दिख रही है बता, जिसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ। गोपी बता बेटा, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, उसको डार्क कर दे रहा हूं मैं।
जो भी तेरे को फ्री सरफेस दिख रही है उसी टाइप से देख। अगर मान ले ये सोप बबल है, इसमें तेरे को दो फ्री सरफेस दिख रही होंगी देख, सोप बबल। ये बता, एक तो ये बाहर तेरे को ओपन टू एटमॉस्फेयर दिख रही होगी देख, बता। और एक ये दिख रही होगी, बता कोई डाउट है? मैं नंबर डाल देता हूँ, देख ये 1 है, ये 1 है, इसमें दो मिल रही होंगी तेरे को, 1 और 2। ये हो गया। एक और फिगर देख, पानी के अंदर अगर तुझे गैस बबल दिखाई दे, गैस बबल, तो देख एक तो तेरे को ये दिख रही होगी, और एक तेरे को ये नहीं दिख रही, बता जो है उज्जवल, बता। इसका यस मतलब सर। दो मिल गई इसमें, क्यों? दो फ्री सरफेस होगी जहां पे तेरे को ये कह लेते हैं। और एक ऐसा भी होता है कई बार ना, जैसे तूने देखा होगा कि ये वायर फ्रेम है, हाँ? ये वायर फ्रेम है, और इसमें तूने सोप फिल्म बना दी, सोप फिल्म। वो नहीं होता, कई बार तूने देखा होगा वो एक वायर फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में डाला, फिर उसके अंदर वो सोप फिल्म बन जाती है, फिर फू करता है तो उसमें गुब्बारे टाइप के निकलते हैं। बता, कुछ विजुलाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? एक वायर फ्रेम है, उसको सोप सॉल्यूशन के अंदर डाला बेटा जो है, क्यों? सोप सॉल्यूशन के अंदर डाला, उसमें एक फिल्म टाइप की बन जाती है, फिर फू करता है उससे तो गुब्बारा टाइप का निकलता है, जो है होता कि नहीं होता, बता जो है, क्यों? ठीक। तो इसमें भी ना, सोप फिल्म में भी तुम्हें दो फ्री सरफेस मिलेंगे, टू फ्री सरफेसेस। अब तू कहेगा दो कौन कौन सी मिलेंगी? एक तो ये फ्रंट साइड से है देख, एक तो हो गई फ्रंट साइड से, और एक इसके बैक साइड में भी तो होगी। बता ये विजुलाइज हुआ या नहीं हुआ? वायर फ्रेम में अगर तुमने कोई सोप फिल्म बनाई तो उसमें तुम्हें फ्री सरफेस दो मिलेंगे बेटा जो है। एक तो ये सामने की साइड से दिख रही होगी, ऐसे समझ लेना, जैसे मान ले ये बनी हुई है, मान ले तूने ये सोप फिल्म बना ली, तो एक तो इधर आ गई, एक इधर आ गई, बता। ये सोप फिल्म है। मिहिका बता, ये बता, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड क्लियर है किसे हम कह रहे हैं? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड हम किसे कह रहे हैं वो समझ में आ गया? सरफेस ओपन टू एटमॉस्फेयर या फिर ओपन टू सम गैस, उसको हम कहते हैं फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ये कहते हैं जो है। तो उन्हीं में ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, हाँ। अब तुम कहोगे कि ये प्रॉपर्टी है क्या चीज? भाई आपने इतनी लंबी चौड़ी बात बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि है क्या चीज। अब देख, व्हाट इज सरफेस टेंशन? एस टी कह दे रहा हूं मैं। सपोज करो ये लिक्विड है, हाँ। अब इसमें मैं एक काम करता हूँ कि दो वाटर के मॉलिक्यूल्स लेता हूँ, एक तो पानी के अंदर लेता हूँ। मान लो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है या लिक्विड मॉलिक्यूल, तो इसके चारों ओर देखना, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बेटा जो है, इसको इक्वली अट्रैक्ट करेंगे, बता। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से, बता।
ये बताए इसमें नेट इंटरमोलिकुलर फोर्स। जीरो है या नहीं है बता। गोपी भैया बताओ कि अगर लिक्विड की सरफेस में, लिक्विड के अंदर अगर कोई मान लो वाटर का मॉलिक्यूल है या लिक्विड मॉलिक्यूल है, तो उस पर नेट इंटरमोलिकुलर फोर्स जीरो है या नहीं है बता, जो है वो जीरो है। ठीक, लेकिन अगर मान ले सरफेस का कोई मॉलिक्यूल लूं मैं, मान ले, तो ये बता इसमें तो केवल आधी साइड में वो है ना, बता। उज्जवल बता। यस सर। तेरे को लग रहा है कि नेट जो फोर्स है वो इनवर्ट्स है, बता। यस सर। नेट फोर्स इनवर्ट्स है। इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है उसमें नेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो है, और जो बिल्कुल सरफेस पे आ रहे हैं, ठीक है, उन पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो अंदर की तरफ है। ठीक, इसका मतलब ये बता, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जो सरफेस के लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पे इन इनवर्ड्स फोर्सेस के अगेंस्ट स्ट्रगल करके पहुंचे, बताओ जी। सरफेस के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, दे रीच द सरफेस, दे रीच द सरफेस आफ्टर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट दिस इनवर्ड फोर्स। बता ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सरफेस के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पे ये जो इनवर्ट फोर्स लगा हुआ है उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करके पहुंचे कि नहीं पहुंचे, बता जो है। ओके, बता बेटा, समझ में आई बात नहीं आई कि इन फोर्सेस के अगेंस्ट स्ट्रगल के पहुंचे हुए हैं? ठीक, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर दे हैव सम एक्स्ट्रा एनर्जी। ये बता कि अगर वो स्ट्रगल करके पहुंचे हुए हैं तो उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है या नहीं है, बता जो है। उज्जवल तू बता कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स पहुंचे हैं, अबे उल्लू, जब ये मॉलिक्यूल सरफेस की तरफ जा रहे होंगे तो इसको अंदर को खींचने वाले, हाँ, कोई भी ये बता कि अंदर को, तो अच्छा छोड़, वो तू छोड़, चले एक बात बता मेरे को, सिंपल से बात बता, एक बॉल यहां पर है और एक बॉल यहां पर है, ये वन बॉल है, ये टू बॉल है। अब ये बता टू बॉल को जो मैंने यहां पर रखा है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके रखा है कि नहीं रखा है, बता जो गोपी, क्योंकि उस पर नीचे को फोर्स लगा हुआ था। ये बता टू जो बॉल है उसको मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके वो वहां पहुंची है कि नहीं पहुंची है, बता जो है। तो टू के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है या नहीं है, बता। ये बता इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है कि नहीं है। अब कुछ लिंक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, बता इससे। अब तू ये बता इससे लिंक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है कि जो टू बॉल वहां पे पहुंची है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके वहां पहुंची है एक तरीके से, तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है। क्यों उज्जवल बता। यस सर। ठीक, अब तुम एक चीज और भी जानते होगे
कि हर सिस्टम की एक टेंडेंसी होती है कि अपनी एनर्जी को कम से कम करना चाहती है। तो मेरे ख्याल से पढ़ा होगा ना, क्यों? एवरी सिस्टम wants to keep its energy minimum। इसका मतलब लिक्विड क्या करेगा जरा बताओ, जो है सरफेस पे मिनिमम मॉलिक्यूल्स रखना चाहेगा ना, क्यों? देयरफॉर लिक्विड wants to keep least number of molecules, least number of molecules on surface। बता। या वो सरफेस एरिया को मिनिमम करना चाहेगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी कह देते हैं, बस हो गया। एक बार दोबारा सुन लो। लिक्विड के अंदर कोई मॉलिक्यूल अगर है तो वो चारों तरफ से इक्वली अट्रैक्टेड है, तो उस पर नेट फोर्स जीरो है। लेकिन लिक्विड की सरफेस पे आप जैसे जैसे पहुंच रहे हो तो उस पर नेट फोर्स अंदर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स पहुंचे हैं वो इन फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करके पहुंचे हैं, तो उनमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है। ठीक। और कोई भी सिस्टम की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो अपनी एनर्जी को लीस्ट रखना चाहती है, मिनिमम रखना चाहती है। तो इसका मतलब लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या हो गई कि वो सरफेस पे लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखना चाहेगी या सरफेस को मिनिमम करना चाहेगी। तो मैंने तुमसे कहा इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल देंगे, सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी बोल देंगे। अब बता, मी का समझ में आई बात, नहीं आई? बता, मी का समझ में आई कि नहीं आई, बता जो है। ठीक। मतलब इसको काफी हद तक वैसे ही समझ सकते हो ना, जैसे तुम वैसे तो समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी चलो। मान लो मेरी ऑफलाइन क्लास चल रही है, ये डीसी पांडे है। अब यहाँ पे फ्रंट में मैंने क्या किया, बड़ी बढ़िया सी चेयर्स लगा दी बेटा, जो है बिल्कुल पीवीआर टाइप की, पीवीआर टाइप की चेयर्स है मान लो। बाकी जो चेयर्स है वो नॉर्मल है मान लो, हाँ ये नॉर्मल चेयर्स है। लेकिन इन चेयर्स को लेने का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि बच्चे फाइट करके लेंगे ये जो है। ठीक है, इनका ये क्राइटेरिया है कि इन चेयर पे जो बैठेंगे बच्चे फाइट करके बैठेंगे, बाकी तुम किसी भी चेयर में बैठ जाओ। तो अब तू उज्जवल ये बता कि जब मैं देखूंगा कि यहाँ पे जो कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, तो देखते ही मुझे पता नहीं चल जाएगा यार ये ज्यादा शैतान बच्चे हैं या ज्यादा इनर्जेटिक हैं? बता, ये पता चलेगा कि नहीं चलेगा, बता। जैसे ही मैं क्लास में एंटर किया और मैंने देखा कि इन चेयर्स में कौन बच्चे बैठे हैं, तो एकदम से मैं वो नहीं कर दूंगा, बता जो है। मेरे को लग जाएगा कि क्लास के सबसे शैतान बच्चे या सबसे लड़ाकू बच्चे कौन से हैं, बता, पता चलेगा कि नहीं चलेगा, बता जो है। उज्जवल बता। अबे चुप क्यों हो गया? कहाँ चला गए? गोपी तू बता, तेरे को समझ में आई बात नहीं आई, ये बता जो है। जैसे ही मैं क्लास में पहुंचूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा कौन सबसे शैतान बच्चे हैं? तो तेरे को मेरा आइडिया कैसे लगा ये पहले ही बता जो है, कि क्लास के शैतान बच्चों को पहचानने का आइडिया कैसे लगा, पहले ही बता जो है। अच्छा लगा ना? बस फिर मैं क्या करूंगा, इन चेयर्स को बाहर कर दूंगा
और ये बच्चों को भी बाहर कर दूंगा। अब ये बताइए मैं कम से कम चेयर्स रखूंगा कि नहीं रखूंगा, बता जो है। मैं जो लड़ाकू चेयर्स हैं वो कम से कम रखना चाहूंगा कि नहीं रखना चाहूंगा बेटा, बस हो गया। तो फिर ऐसे करता हूं मैं, तो समझ गया ना, ऐसे आइडिया निकालता हूँ बेटा जो है। ठीक, कि पहले मैंने ऐसी चेयर्स रख दी और क्लास के शरारती बच्चों को एकदम से पहचान लिया। अब कहा बेटा ऐसा चेयर भी बाहर कर दो, ठीक है, और इन बच्चों को भी बाहर कर दो, अब मैं बाकी बच्चों की क्लास लूंगा जो है। तो ये है जो है। नहीं अब नहीं पढ़ाता, ठीक है, जब पढ़ाता था ये कह रहा हूँ मैं जो है। तो समझ में आ गई बात। तो ये हो गया। अब चलते हैं सरफेस टेंशन के एग्जांपल्स। अच्छा हाँ, एक चीज और देखो तुम जो है ना, एक इंटरेस्टिंग बात और देखो। तो ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 7th पॉइंट। इसका मतलब ना, जैसे देख, अगर मान ले ये फ्री सरफेस है, ध्यान से देखना बेटा जो है, ये फ्री सरफेस है, इसमें जस्ट मैं एक इमेजिनरी लाइन ले लूं, मान ले ये, मान ले एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन। तो एक बात बता, इस इमेजिनरी लाइन के एक तो इधर फ्री सरफेस होगी देख। अरे कोई बात नहीं, चल। एक तो ये फ्री सरफेस हो गई, और एक ये फ्री सरफेस हो गई है देख। और दोनों की ही टेंडेंसी ये है कि अपने एरिया को कम से कम करने की टेंडेंसी है, ठीक है। दोनों की टेंडेंसी अपने एरिया को कम से कम करने की है। तो अब मेरे को ये बताओ कि ये इस लाइन को इधर को खींच रही होगी, और वो इस लाइन को इधर को खींच रही होगी, बता समझ में आया कि नहीं आया। गोपी ये समझ गया, अगर तू तू काफी चीज समझ गया। बस एक तूने इमेजिनरी लाइन ली, ये बता, एक तूने इमेजिनरी लाइन ली, तो इसके दो साइड में दो फ्री सरफेस बन गई, और दोनों अपने एरिया को कम से कम करना चाह रही है। क्यों? दोनों अपने एरिया को कम से कम करना चाह रही है, तो दोनों अपनी तरफ खींच रही है कि नहीं खींच रही है, बता जो है। खींच रही है ना। ठीक, तो एक तरीके से ये लाइन स्ट्रेस्ड है, बता। ये बता, ये लाइन स्ट्रेस्ड है कि नहीं है, बता जो है। लग रहा तेरे को स्ट्रेस्ड है कि टेंशन में, मतलब अंडर टेंशन लग रही कि नहीं लग रही, बता जो है। ये तेरे को अंडर टेंशन फील हो रही है या नहीं हो रही, बता। ये हो गया। अब ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको ही सरफेस टेंशन कहते हैं मैथमेटिकली। मतलब मैथमेटिकली दिस स्ट्रेचिंग फोर्स कह दे रहा हूं, ठीक है। दिस स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। और इस सरफेस टेंशन को हम टी से या फिर एस से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। और ये फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया, बस ये कह रहे हैं। ये बताओ, ये फील आया कि नहीं आया, कि अगर मैं फ्री सरफेस में कोई भी एक लाइन लेता हूं, ठीक है, फ्री सरफेस में कोई भी एक लाइन लूं, तो उसकी दोनों साइड की जो सरफेस है वो उसको अपनी तरफ खींच रही है, ताकि अपने एरिया को मिनिमम करे। ठीक, तो एक तरीके से हर लाइन क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो स्ट्रेच में है, मतलब टेंशन में है कह लो जो है।
तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है उसी को हम लोग सरफेस टेंशन फोर्स कह देते हैं। बस हो गया। उज्जवल, कुछ फील आ रहा है? बता, इस चीज का कुछ फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अच्छा चल, एक और बताता हूँ जो है बेटा जो है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स फ्रॉम वन साइड नेचुरल से आता है। जैसे ये लाइन है, समझ गए ना, अदरवाइज तो नेट फोर्स तो जीरो होगा ना। जैसे ये इधर को खींच रहा है और ये इधर को खींच रहा है, ऐसे खींची हुई है ये बिल्कुल जो है। ये तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है इसको भी हम सरफेस टेंशन फोर्स कह देते हैं। तो इसकी यूनिट तुम्हें लगी रहा होगा न्यूटन पर मीटर होगी। क्यों? इसका एक और भी एग्जाम्पल है। जैसे ना, दिल्ली में तो तू जानते ही है सर्दी बहुत होती है, ठीक। अब उसमें मान लो दो दोस्त सोए हुए हैं साथ ही, और लेकिन रजाई जो है ना छोटी है बेटा साइज की, ठीक है। रजाई छोटी साइज की है, तो बता दोनों रजाई को अपनी तरफ खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? बता, ये बता। यस रजाई सर। का साइज अगर बहुत छोटा है तो दोनों अपनी तरफ खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे दोनों बच्चे बेटा जो है? तो बस हो गया, वही समझ ले कि रजाई इसका मतलब टेंशन में है जो है। तो वही चीज तेरे को यहाँ पे फील आ रही है कि नहीं आ रही है? बता जो है। यस सर। बस वही चीज समझ लेना, ये रजाई वाला एग्जांपल समझ लेना, तब तेरे को क्लियर हो जाएगा कि क्या है सरफेस टेंशन। ठीक। अब एक और बात सुन। अब तो ये बता कि ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, इसमें जो स्ट्रेस तुम्हें फील हो रहा है वो लाइक एक स्ट्रेस मेम्ब्रेन की तरह नहीं लग रहा? बताओ जो है, बताओ। थोड़ा विजुलाइज करो। कोई रबर सीट कर ले, मेम्ब्रेन का मतलब कोई रबर सीट है, बता। कोई अगर तू रबर सीट को स्ट्रेच कर दे तो ये बता कि वो वापस आना चाहती है कि नहीं आना चाहती है? बता पहले। कोई रबर सीट को अगर तू स्ट्रेच कर दे तो वो वापस आना चाहती है कि नहीं आना चाहती? बता जो है, वो भी अपने एरिया को कम नहीं करना चाहती? बता जो है, बता। वो अपने एरिया को वो भी तो कम करना चाहती कि नहीं करना चाहती? तो उसी टाइप का कुछ हुआ कि नहीं हुआ? पता जो है। ठीक, यस लेकिन सर। दोनों में एक डिफरेंस है थोड़ा। अब वो डिफरेंस क्या है सुन। डिफरेंस ये है कि जो स्ट्रेस मेम्ब्रेन है, स्ट्रेस जो मेम्ब्रेन है, इसमें ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग जो फोर्स है ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस विथ स्ट्रेच। या एरिया कुछ भी कह लो। बता, लग रहा है कि नहीं लग रहा है जो है? यस सर। कि स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स को जितना ज्यादा खींचता जाएगा उसमें रिस्टोरिंग फोर्स उतना बढ़ता जाएगा। ठीक, लेकिन जो सरफेस टेंशन रिस्टोरिंग फोर्स है, सरफेस टेंशन रिस्टोरिंग फोर्स, ये फिर एरिया इंडिपेंडेंट होता है। एरिया इंडिपेंडेंट। मतलब वो लिक्विड और टेम्परेचर उन पर डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। इसको बताता हूँ इसका मतलब क्या है, देखो। हाँ, तुम कह रहे होगे कि इसका क्या मतलब है। जैसे मान ले मैंने इस कंटेनर में ये पानी रखा, ठीक है, लिक्विड रखा। अब इसका ये वाले A1 एरिया पे सरफेस टेंशन फोर्स लगना है। अब मान ले मैंने इसी
पानी को बड़े कंटेनर में फैला दिया, ठीक है। तो अब ये इतने एरिया में सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा, एरिया बढ़ गया ना, A2 ग्रेटर देन A1 हो गया, लेकिन जो सरफेस टेंशन रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो दोनों में सेम रहेगा। अब समझ में आ गया? हाँ, रिस्टोरिंग फोर्स ये दोनों में सेम रहेगा, ये कह रहा हूं मैं जो है। उज्जवल समझ में आ गया? जबकि वहां पे क्या था, वहां पे हम जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स फिर उतना ज्यादा आएगा। क्यों? यहाँ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ना, वो लिक्विड टेम्परेचर उन सब चीजों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक। अब यस एक सर। चीज और सुनो, तुम भी बेटा क्या याद रखोगे। पहले एक बार दोबारा बताता हूँ, हाँ, सारी चीजें दोबारा सुनो। लिक्विड के अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल है तो वो चारों तरफ से इक्वली अट्रैक्टेड है, तो उस पर नेट फोर्स जीरो है। लेकिन जब तुम सरफेस की तरफ जा रहे हो तो उस पर नेट इंटरमोलिकुलर फोर्स अंदर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल सरफेस पे पहुंच रहे हैं वो इन फोर्सेस के अगेंस्ट स्ट्रगल करके पहुंच रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि उनमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है, लड़ाकू टाइप के हैं, ठीक। अब कोई भी सिस्टम की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी एनर्जी को कम से कम रखना चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सरफेस पे अपने मॉलिक्यूल्स कम से कम रखना चाहेगा या सरफेस एरिया को कम से कम करना चाहेगा। तो लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को हम सरफेस टेंशन कह देते हैं। अब मैंने उसको तुमको कैसे विजुलाइज करवाया, मैंने तुमसे कहा कि फ्री सरफेस में अगर कोई एक इमेजिनरी लाइन ले लो आप, तो वो दोनों तरफ से स्ट्रेच टाइप की लगेगी तुम्हें जो है, क्योंकि दोनों तरफ की सरफेस अपने एरिया को कम से कम करना चाह रही है। तो ये जो स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है उसको हम लोग न्यूमेरिकली सरफेस टेंशन कहते हैं और टी या एस से दिखाते हैं, और वो एफ बाई एल हो गया, इसलिए उसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर होगी। और मैंने दो तीन एग्जाम्पल्स बताए, जैसे सर्दी में दो बच्चे सो रहे हैं एक ही रजाई उड़ के, लेकिन रजाई का साइज बहुत छोटा है, तो दोनों रजाई को अपनी तरफ खींचेंगे। एक तो ये हो गया। एक मैंने बताया कि कोई अगर मान लो रबड़ सीट को तुमने खींच दिया तो वो जैसा बिहेवियर दिखाएगी, ठीक है ना, वो जिस टाइप का बिहेवियर दिखाएगी वही फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड दिखाएगी। लेकिन दोनों में डिफरेंस मैंने ये बताया कि रबड़ सीट को जितना खींचते जाओगे, मतलब एरिया जितना बढ़ाते जाओगे, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स उतना बढ़ता जाएगा, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो जाना चाहिए। अब दो पॉइंट और करता हूँ फिर एग्जाम्पल बताऊंगा, हाँ तुम्हें। नाइन्थ, ये बताओ कि अगर ना एक लेंथ दे रखी है, लेंथ या पेरीमीटर, ये अगर गिवन है, तो तुम जानते हो कि जो एरिया ऑफ सर्किल होता है वो मैक्सिमम होता है, जानते हो? यस सर। समझ गए ना, ये ध्यान रखना। लेंथ या पेरीमीटर अगर दिया हो तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, मैक्सिमम होता है, बेटा ध्यान रखना है। ठीक। और अगर तुम्हें वॉल्यूम गिवन है, तो तुम जानते हो कि सरफेस एरिया स्फीयर का मिनिमम होता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये मिनिमम होता है। ये दो प्रॉपर्टी याद रखना।
लेंथ और पेरीमीटर अगर गिवन हो तो एरिया ऑफ सर्किल मैक्सिमम होता है, और अगर तुम्हें वॉल्यूम दे रखा है तो फिर सरफेस एरिया स्फीयर का मिनिमम होता है। ठीक। और एक चीज इन्हीं पे एक्चुअल में एग्जांपल्स बनाऊंगा मैं भी 11th। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में सरफेस टेंशन कम हो जाता है। और मुझे एक बात बताओ कि अगर सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो जो सरफेस एरिया है वो बढ़ेगा या कम होगा, बताओ। हाँ, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा बेटा जो है। उल्टा चलेगा ना देखा जाए तो, क्यों बता। अगर सरफेस टेंशन बढ़ेगा मान ले जो है, तो इसका मतलब सरफेस एरिया कम होगा, और अगर सरफेस टेंशन कम होगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ये बताइए समझ में आई, उज्जवल नहीं आई। ये टेम्परेचर के बढ़ने पे मैंने तुमसे कहा सरफेस टेंशन कम हो जाता है, और सरफेस टेंशन कम हो जाएगा अगर, तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस एरिया फिर बढ़ेगा, मतलब जो है ज्यादा हो जाएगा। यस सर। लग रहा है ना, उल्टा चलेगा ना बेटा, सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। ठीक है। अब मैं सरफेस टेंशन के एग्जांपल्स बताता हूँ, सुन लो। ये वाली चीजें यूज करूंगा मैं, एग्जांपल्स ऑफ सरफेस टेंशन। सबसे पहली बात, जो सूप होता है, नहीं, मैंने कहा ना ओपन टू एटमॉस्फेयर बोला तेरे से बेटा जो है। ठीक है। सूप जो होता है, वो जो हॉट सूप होता है, वो ज्यादा टेस्टी होता है। बता। होता है कि नहीं होता, बता। कहता नहीं कि थोड़ा गर्म सूप लाओ यार जो है, क्यों, बताओ उज्जवल। गर्म सूप कहता है कि नहीं कहता, थोड़ा गर्म सूप लाओ जो है, क्यों। यस सर। उस पर गाना भी है, गर्म चाय की प्याली हो, इस टाइप का एक गाना भी याद नहीं आ रहा है मेरे को। अब क्यों बता जो है, हॉट सूप में क्या होगा बता, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। समझ में आया। सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, इसका मतलब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बता जो है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो वो ज्यादा टेस्ट बड्स में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, बताओ जो है। इट विल कवर मोर टेस्ट बड्स। अब कुछ समझ में आया गोपी भैया, बता समझ में आई बात नहीं आई, कि गर्म सूप का सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो सरफेस एरिया बढ़ गया, तो एक तरीके से ज्यादा टेस्ट बड्स में जो है पहुंच जाएगा, बस हो गया जो है। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देख, बता देना कहीं समझ में ना आए तो। मिहिका, तू बता तेरे समझ में आ रही बात नहीं आ रही है। समझ में आई तेरी बात नहीं आई बेटा, ये बता दिया। ठीक। अब दूसरा देख, वाटर में जो सोप मिलाते हो ना, तो भी सरफेस टेंशन कम हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ गया, बस हो गया। तो ज्यादा अंदर तक पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा, वही वाली बात आ गई, क्यों उज्जवल। यस सर। जब तू पानी में सोप मिलाता है तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है, तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, बस हो गया। वहां भी यही लॉजिक लगता है कॉलेज में। ठीक। तीसरा सुन, स्मॉल जो वाटर ड्रॉप्स हैं, स्मॉल वाटर ड्रॉप्स, वो स्फेरिकल होती हैं। देखा भी होगा तूने, क्यों।
ऐसा क्यों होना चाहिए बता जो है, छोटी वाटर ड्रॉप्स स्पेरिकल क्यों होनी चाहिए, क्यों बता जो है, बिकॉज, वाह, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये क्या होना चाहिए होता, मिनिमम होना चाहिए। अब समझ में आया। Yes, sir. लेकिन अब तो ये कहेगा कि लार्ज ड्रॉप के साथ तो ऐसा नहीं होता, क्यों, लार्ज ड्रॉप्स ये स्पेरिकल नहीं होती है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि लार्ज ड्रॉप में क्या होता है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा डोमिनेट कर जाते हैं बेटा जो है, समझ गए ना, लार्ज ड्रॉप में क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस ये डोमिनेट कर जाते हैं, और फिर वो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होंगे वो अपना रोल प्ले करेंगे जो है। आवाज आ रही है। चल फिर आज की क्लास यहीं पे वो करते हैं, मुझे भी लग रहा है कि ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन का एक बेसिक पता चल गया, क्यों Yes, sir. उज्जवल, बाकी चल Yes, sir. करते हैं, हमारा कोर्स चल ही रहा है, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू मेरे को जो है गोपी व्हाट्सएप में कर, भेज दे मैसेज, उसमें सोच के आराम से करता हूँ, वैसे तो बात मैंने की है तेरे को, है ना, एक बार उसमें करते हैं, या कॉल कर लेना मुझे, ऐसा नहीं, कल तू एक काम करना सुन, कल मॉर्निंग में नॉर्मली में क्या होता है ना बेटा जो है, 7 o'clock, तू कितने बजे उठता है ये बता, तू उठता कितने बजे गोपी। हाँ तो बस तू 7 और 8 के बीच में मुझे कॉल करना, ठीक, उठने के बाद कॉल करना एक बार। चलो फिर बाकी कल करते हैं, ये डिस्टरबेंस ज्यादा हुआ मुझे लग रहा है, ठीक है, ओके, Okay, sir. Thank you. बाय, थैंक यू।